वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3018 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। जो हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे हैं उसमें 45 क्वेश्चन तक हो चुका था। ठीक है, लाइकेन के प्लांट तक हो गया, जो है अच्छे जैव संकेतक के रूप में, मतलब गुड बायो इंडिकेटर के रूप में, ठीक है, जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न पर आ जाइए, नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, 60 तक कवर करेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, सह उत्पादन। कोई एक ही सही सुमेलित है भाई इसमें। तीन यहाँ पर गलत होंगे, केवल एक ही सही है, उसी को ढूंढना है। देखिए, जल से प्राप्त ऊर्जा महासागरीय तापीय ऊर्जा के सामने लिखा है। तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, सह उत्पादन के सामने लिखा है। एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही सुमेलित है इसमें? देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तो सौर ऊर्जा होती है ना, बायोमास थोड़ी होता है, गलत है ये वाला। और जल से प्राप्त ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के रूप में, तो सारे गलत हो गए ऊपर के तीनों। सह उत्पादन के सामने लिखा है एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल यही सही है, डी है इसका आंसर। देखिए, महासागरों की जल गति नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों, जैसे कि तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय धारा ऊर्जा, लवणता प्रवणता ऊर्जा और महासागरीय तापीय प्रवणता ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का एक विशाल भंडार बनाती है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। जल विद्युत ऊर्जा यह ऊर्जा का एक रूप है जो गतिमान जल की शक्ति का उपयोग करता है, जैसे झरने के ऊपर से प्रवाहित जल बिजली उत्पन्न करने के लिए। तो पहला दूसरे का मिलान होना चाहिए, दूसरा पहले का मिलान होना चाहिए। बायोमास यानी सी वाला भी गलत है, बायोमास के सामने सूर्य से प्राप्त ऊर्जा लिख रखा था। देखिए, बायोमास यह एक नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों एवं पशुओं से प्राप्त होता है। बायोमास में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो सही क्या होना चाहिए था? पौधों एवं पशुओं से प्राप्त ऊर्जा बायोमास। सह उत्पादन जो अपना चौथा वाला सही था, यह एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा का एक रूप सदैव ऊष्मा होना चाहिए और दूसरा विद्युत अथवा यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। एक पारंपरिक बिजली संयंत्र में उच्च दबाव वाली भाप उत्पन्न करने के लिए बॉयलर में ईंधन जलाया जाता है। इस भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है, जो बदले में विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए भाप टरबाइन के माध्यम से एक अल्टरनेट को चलाता है। तो डी करेक्ट है केवल वहां पर, मतलब डी सही समझ लेते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कॉलोनी पतन विकार संबंधित है किससे? कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन कॉलोनी बनाकर रहता है? इसी तरह के विकल्प होते हैं उसमें, मधुमक्खी, चींटियां, चूहे या हाउस फ्लाई, मतलब घरेलू मक्खी। तो कॉलोनी बनाकर जो रहता है वो मधुमक्खी रहती है। और यहाँ प्रश्न दूसरे तरीके से है, कॉलोनी पतन विकार संबंधित है किससे? तो इन्हीं मधुमक्खियों से होगा, हनी बी से। ठीक है, एसएससी में, बैंक में, रेलवेज में, स्टेट पीसीएस में, हर स्टेट के पीसीएस में ये सवाल पूछा गया, यूपीएससी सिविल सेवा में भी, कि कौन कॉलोनी बनाकर रहता है। और इसमें बात हो रही है कॉलोनी पतन विकार की, तो उन्हीं कॉलोनी का पतन, उसी पर रिलेटेड ये डेफिनेशन है पूरी। देखिए, कॉलोनी पतन विकार में क्या होता है, यह एक नया टैग नाम है जो वर्तमान में एक ऐसी स्थिति को दिया जा रहा है जो मधुमक्खी कॉलोनी की वयस्क आबादी के अस्पष्टीकृत तीव्र हानि की विशेषता है। कॉलोनी से जो श्रमिक मधुमक्खी हैं उनकी आबादियों में अचानक कमी हो रही है और कॉलोनी के आसपास अपेक्षाकृत कम मृत मधुमक्खियां पाई जाती हैं। उपनिवेशों में अभी भी शहद और पराग के प्रचुर भंडार होने के साथ रानी और युवा बच्चे अभी भी वहां होते हैं, लेकिन छत्ते श्रमिक मधुमक्खियों के बिना अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते और अंततः मर जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है कॉलोनी पतन विकार की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रयोग के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा तो उन परिस्थितियों में भी ये उगाया जा सकता है
जो इसके अनुकूल नहीं है, जैसे कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी। और रबर का प्लांट है वो, रबर का वृक्ष, प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित पहला वृक्ष। देखिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित वृक्ष के साथ पहला प्रयोग केरल में रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रबर के वृक्ष के साथ किया गया था। आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर सूखा सूखा प्रतिरोध और पर्यावरणीय तनाव सहनशीलता में वृद्धि के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित है। इससे उन गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रबर स्थापित करने में सहायता होगी जहां परिस्थितियां या स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थानीय संरक्षण का रूप नहीं है, पूछ रहा है, यानी इन सीटू कंजर्वेशन। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, जो हम ज्योग्राफी वाली डिटेल एनसीईआरटी कवर की थी हमने, उसमें पढ़ा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए, जहाँ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षण उसी स्थान पर दिया जाना जहाँ वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, तो उसी को बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण। मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक है, उसमें शेर, चीते, भेड़िए, हाथी सब हैं, तो उसी को जो है सरकार के द्वारा उसको बाउंड्री दे देना, उसको मान लो नेशनल पार्क बना दिया, तो वही, क्योंकि जगह तो चेंज नहीं हुई है, खाली उस जगह का संरक्षण दे दिया, ठीक है, तो नेशनल पार्क बन गया वो, तो उसी को बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। इसके एग्जाम्पल में नेशनल पार्क हो गए, अभ्यारण्य सेंचुरीज हो गए, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए। ठीक है, क्योंकि जैव मंडल क्षेत्र था उसको आरक्षित कर दिया, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। तो ये सारे के सारे इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। वनस्पतिक उद्यान जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं, वो जो है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। हिंदी में बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय मतलब स्वस्थान, स्वयं का स्थान, तो यहाँ आंसर ए है, नहीं है पूछ रहा है ना। तो यह है स्वस्थानीय संरक्षण और यह है बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। पौधों और जीवों संरक्षण दोनों का दिया जाता है, इसमें पौधों का भी जंतुओं का भी। ठीक है, जंतुओं और पौधों या जीवों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण के रूप में जाना जाता है। जो स्थापित आवास होते हैं वो प्राकृतिक आवास होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बोल लो, अभ्यारण्य सेंचुरीज बोल लो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बोल लो, और संरक्षित वन, ये सभी आते हैं स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू में जैव विविधता को उन क्षेत्रों के बाहर संरक्षित करना जहां वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, वह स्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्राणी उद्यान आ गए, बोटैनिकल गार्डन आ गए, वनस्पतिक उद्यान आ गए, जीन बैंक आ गए, इनमें जीवों अथवा पौधों को पाला जाता है, मतलब प्राकृतिक आवास से अलग एक और आवास। यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप ही होती हैं। उदाहरण के लिए गंगा के घड़ियाल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में फिर से लाया गया है जहां ये विलुप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। फ्यूज वायर, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। कौन सा इसमें सही है? ये सब पढ़ा होगा आपने स्कूल में, साइंस में, फ्यूज वायर। देखिए, फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, उच्च नहीं होता। निम्न होता है तो तुरंत गल के टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, तेज बिजली आएगी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे वहां तक बिजली पहुंच ही नहीं पाएगी, उससे पहले जो है बिजली कट जाएगी, तो हमारे जो उपकरण है वो सुरक्षित बच जाएंगे। तो गलनांक होगा निम्न और प्रतिरोध होता है इनका उच्च। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, केवल दो इसका आंसर है। देखिए, फ्यूज एक सुरक्षित उपकरण है जो विद्युत सर्किट को होने वाले नुकसान और संभावित आग से बचाता है। विभिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फ्यूज का उपयोग विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा
उसमें प्रयुक्त पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। देखिए, कुछ विशेष सामग्रियों से बने तार तेजी से पिघलते हैं और अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला वाला गलत है, गलनांक निम्न होना चाहिए, उच्च नहीं। किसी परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। यदि दुर्घटनावश करंट इस सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अत्यधिक गर्म हो सकते हैं और आग लग सकती है। यदि सर्किट में उचित फ्यूज है तो यह सर्किट में धारा प्रवाह रोक देगा और आग लगने से बचा देगा। विद्युत उपकरण सही सलामत, दूसरा वाला सही है, तो डी इसका आंसर है। डी नहीं, बी होगा ना, केवल दूसरा सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाइए। विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर, चुंबकीय कंपास, मोबाइल फोन, भारी वजन वाले क्रेनें। विद्युत चुंबकों का उपयोग रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता, चुंबकीय कंपास में नहीं, मोबाइल फोन में नहीं, भारी वजन वाली क्रेनों में किया जाता है। डी है इसका आंसर। देखिए, विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जिसमें विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकों को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है और वे बहुत भारी भार सहन कर सकते हैं। ऐसे ही क्रेन के सिरे पर एक मजबूत विद्युत चुंबक लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग विद्युत चुंबकीय सामग्री को कबाड़ से अलग करने के लिए भी किया जाता है। तो डी करेक्ट हो गया यहाँ पर। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में विद्युत चुंबक नहीं बल्कि स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय कंपास की बात करें, कंपास में उपयोग की जाने वाली चुंबकीय सुई एक स्थायी चुंबक से बनी होती है और इसलिए संवेदनशील चुंबकीय कंपास बनाने में विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता। मोबाइल फ़ोन पर आ जाइए। मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग नहीं किया जाता। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंगें और संकेतों की परस्पर क्रिया मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन को बहुत उपयोगी बनाती है। इसलिए डी करेक्ट है, सारे एक्सप्लेन हो गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन विद्युत और ऊष्मा का एक कुचालक है? यानी वैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है इसमें? एल्युमिनियम तो हिला देगा, इतनी तेज बिजली आती है उसमें। तांबा भी, कॉपर भी, लोहा भी, टंगस्टन ही नहीं होगा। सी है इसका आंसर। देखिए, जो पदार्थ ऊष्मा को अपने भीतर से आसानी से गुजरने देते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। वे सामग्रियां जो ऊष्मा को अपने भीतर से आसानी से गुजरने नहीं देती ऊष्मा की कुचालक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, हालांकि कुछ धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए टंगस्टन एक धातु है जो बिजली की कुचालक है। तो आंसर हो गया टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग इसके उच्च गलनांक और कम वाष्प दबाव के कारण विद्युत संपर्कों, फिलामेंट्स और आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में किया जाता है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है फॉर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 53, दही बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शामिल है कुकुरमुत्ता यानी कवक, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ। जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। देखिए, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है जो दही को खट्टा स्वाद देता है। बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाइए। बल मापने की मानक इकाई क्या है? बल मापने की मानक इकाई है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, बल को एक सदिश राशि के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि इसके परिमाण और दिशा दोनों हैं। जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। बल वह बिंदु है जहां बल लगाया जाता है। जो न्यूटन है वो बल की एसआई यूनिट है या एसआई इकाई है। जूल और न्यूटन मीटर ऊर्जा और कार्य के लिए एसआई इकाइयां हैं और मीटर जो है वो दूरी हेतु एसआई इकाई है या यूनिट कह लो। ये दूसरे जो विकल्प हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? विराम की अवस्था में, जब एक मंच पर रखा जाता है। गति की अवस्था में, शून्य गुरुत्वाकर्षण। किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होगी तो गति की अवस्था में ही होगी। सी है इसका आंसर। देखिए, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यह एक अदिश राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है ये, ठीक है। और गतिज ऊर्जा की एसआई इकाई अगर पूछ रहे तो जूल है। शरीर गति की अवस्था में चलता है, इसलिए इसमें वेग और गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? क्या है ट्रांसमीटर का उद्देश्य? प्राप्त सिग्नल का संचालन करना, सिग्नलों को विद्युत रूप में परिवर्तित करना, सिग्नलों को शोर कम करता है। सिग्नलों से शोर कम करता है ट्रांसमीटर, या सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है? क्या करता है सिग्नल मुख्य रूप से? हाँ, ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, ट्रांसमीटर का उद्देश्य सूचना के स्रोत द्वारा उत्पादित संदेश सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना है, जिसे ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने वाले चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। तो डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। पशुपालन, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। देखिए, पशुपालन में तो आप भेड़ पाल लो, भैंस पाल लो, बकरी पाल लो, मत्स्य पाल लो, मुर्गी पाल लो, सब कुछ पाल लो। डी है इसका आंसर। डेयरी फार्मिंग कह लो इसको। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री में गाय, भैंस, सुअर, घोड़े, भेड़, ऊंट आदि जैसे पशुधन की देखभाल और प्रजनन शामिल है, जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है। विस्तारित रूप से इसमें मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन भी शामिल है। बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु है? बेसिलस सुबिटिलिस, कीटाणु एंथेरेसिस, बेसिलस थर्मोफिलस, बेसिलस थूरीजेनेसिस। यही है डी वाला, बेसिलस थूरीजेनेसिस। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बेसिलस थूरीजेनेसिस यानी बीटी कॉटन, कपास यानी कॉटन को बैक्टीरियम बैक्टीरियम बेसिलस थूरीजेनेसिस को एक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए विकसित किया गया है, जो कुछ कीड़ों के लिए विषैला है। कीड़े कौन से? जो कपास के पौधों पर लगते हैं और उसे खराब करते हैं। इन कीड़ों को कैसे मारेंगे? रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके। और बिना रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके ही इनको मार दिया जाए तो जो प्लांट है उसको उस कैपेबल बना दो। कैपेबल कैसे बनेगा? बेसिलस थूरीजेनेसिस से। क्योंकि बेसिलस थूरीजेनेसिस क्या करता है? बैक्टीरियम बेसिलस नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है पौधे में, ठीक है। तो यह गुण रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है और कपास की फसल को नुकसान होने से बचाता है। यानी पौधा स्वयं में ही सक्षम है कीटों से लड़ने के लिए। नंबर 59 पर आ जाइए। कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है? जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है। एफ जीन, निफ जीन, टी डीएनए, ई जीन। कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से अलग किया जाता है? निफ जीन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, निफ जीन जीन का एक समूह है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होता है। इन्हें एक जीवाणु राइजोबियम से पृथक किया जाता है। यह एक ग्राम नकारात्मक जीवाणु, अंग्रेजी में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये स्कूल में पढ़े होंगे आपने, अगर बायोलॉजी रही होगी तो, ठीक है। जो सहजीवी रूप से फलीदार पौधों की सहायता करता है और नाइट्रोजन स्थिर करता है। तो निफ जीन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, टमाटर के पकने में देरी का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, विषाक्त जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन, या एंटीसेंस पीजी। जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन की खोज की थी हुआगो डे ब्रिज ने
विषाक्त जीन नहीं है, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन नहीं है, इसका आंसर है यहाँ पर एंटीसेंस पीजी। टमाटर को पकने में देरी का कारण एंटीसेंस पीजी। टमाटर में होता है लाइकोपेन, उसके लाल रंग का कारण। देखिए पीजी का मतलब है, क्या है पीजी का मतलब? पॉलीगैलेक्टुरोनेज नामक एक एंजाइम जो पेक्टिन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जिससे पकने की प्रक्रिया तीव्र होती है। एंटीसेंस पीजी पॉलीगैलेक्टुरोनेज का निर्माण को रोकता है, जिससे पकने की प्रक्रिया में देरी होती है। तो एंटीसेंस पीजी यानी पॉलीगैलेक्टुरोनेज। टमाटर को पकने में देरी का कारण है पॉलीगैलेक्टुरोनेज, एंटीसेंस पीजी। तो 60 प्रश्न है ये, 1 to 60 पे आ गए हम। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 50 तक जाएंगे, 150 तक। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।